क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर इज 1.0 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स का क्यूब, है ना। तो क्या बोल रहा है कि अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे बात करें, अगर हम बात करें 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर पे, अगर हम बात करें 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और 1 atm प्रेशर पे, तो जो वाटर होता है, वाटर की डेंसिटी डेंसिटी जो बताई जा रही है वह है आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब फिर उसके आगे क्या बोल रहा है कि एंड दैट ऑफ वाटर वेपर, और अगर हम वाटर वेपर की बात करें, वाटर वेपर की अगर मैं बात करूं, तो वाटर वेपर की जो डेंसिटी होती है ना, एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, वह कितना है आपका 0.0006 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो पूछ क्या रहा है कि पूछ रहा है देन वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वाटर मोलिक्यूल इन 1 लीटर ऑफ स्टीम एट दैट टेम्परेचर इज। तो बताइए कि वाटर जो मोलिक्यूल होगा, है ना, एक वाटर मोलिक्यूल, भाई वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब, मान लो कि आपके पास क्या है, कोई एक कंटेनर है ना, और इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, इस कंटेनर का वॉल्यूम है 1 लीटर, ठीक है। अब अगर मान लो कि एक कंटेनर है, कंटेनर का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, इसमें क्या भरा पड़ा हुआ है, इसमें भरा पड़ा हुआ है आपका वाटर वेपर, क्या भरा पड़ा हुआ है वाटर वेपर, इस तरीके से वाटर वेपर भरा 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 पड़ा हुआ है। अब चूंकि वॉल्यूम का कंटेनर तो 1 लीटर है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो रहे होगे आप कि यहाँ पे कुछ कुछ क्या है, स्पेस है, वाटर वेपर मॉलिक्यूल के बीच में आपका क्या है, स्पेस है। तो अगर हम खाली स्पेस, अगर वैकेंट स्पेस की बात मैं छोड़ दूं, तो इस पूरे 1 लीटर कंटेनर में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं आपके प्रेजेंट, उनके द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया जा रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर वेपर की, क्योंकि क्योंकि हम मुझे किससे डील करना है, जो कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है आपका 1 लीटर, एक कंटेनर है जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है 1 लीटर की है, इसी में क्या है स्टीम, स्टीम रखा हुआ है, भाप रखा हुआ है, इसी की बात कर रहा है। तो वाटर वेपर की बात करते हो, अगर वाटर वेपर की बात करते हो, तो इसकी जो डेंसिटी बताई जा रही है वो कितनी बताई जा रही है, 0.0006 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इसका मतलब ये बताना चाहता है, इस डेंसिटी से मुझे पता चल रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर मैं वॉल्यूम लूं, है ना, अगर मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है आपका स्पेस है, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले स्पेस में जो आपका भार है, यानी वाटर वेपर जो प्रेजेंट है, उसका मास कितना है, तो उसका मास है आपका 0.0006 ग्राम है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या आप समझते हो, अगर आप बात करते हो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, तो 1000 लीटर होता है ना। अब अगर मैं बात करूं, अगर 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता अगर मैं बात करूं 1 मीटर में कितना होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना। इस तरीके से होल क्यूब करना पड़ेगा इक्वल टू 1000 लीटर। अब लीटर को अगर मैं इसमें चेंज करूं एमएल में, तो 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml, है ना। यानी आपका क्या 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 पे पावर, ये देखो 10 पे पावर 3, ए 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 6 आपका ये दोनों मिलके हो जाएंगे तो एमएल, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होगा 1 ml, यानी 1 ml, आपकी बात क्या कर रहा है, 1 ml, 1 ml स्पेस में आपका जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उसकी मात्रा कितनी है, उसका भार कितना है, तो 0.006 ग्राम है ना। ओके।
अच्छा, इससे पता चल रहा है कि वाटर वेपर जो है, अगर यह 1 ml स्पेस में रख दिया जाए तो उस वाटर वेपर का वेट कितना होगा? 0.006 ग्राम होगा। अब ये बात है कि मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कि कितना स्पेस, 1 लीटर स्पेस में कितना आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, है ना? इसको निकाल सकते हो आप। डेंसिटी इजकल टू क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम इजकल टू क्या होगा? वेट अपॉन डेंसिटी। अब वेट कितना है आपका? 0.06, है ना? वॉल्यूम तो बोल रहा है 1 लीटर। वॉल्यूम बोल रहा है 1 लीटर। 1 लीटर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो क्वेश्चन जो था हमारा, वो पूछ रहा था कि अगर हम बात करें 1 लीटर कंटेनर में, अगर हम क्या करें, स्टीम को अगर कंटेन करें, तो उस टोटल स्पेस में वाटर मॉलिक्यूल कितना स्पेस घेरेगा ना, यही पूछ रहा था। तो हमने देखा कि जो वाटर वेपर की डेंसिटी थी वह थी 0.006 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको जब हमने ml में चेंज किया तो पता चला कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में, एक डेंसिटी कहने का मतलब यही है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगर वॉल्यूम बात करूं मैं, तो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले वॉल्यूम में आपकी जो वाटर वेपर आएगा उसका वेट कितना होगा? तो 0.006 ग्राम होगा, है ना? इसी, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 ml, यानी 1 ml में कितना आपका ग्राम होगा प्रेजेंट? इतना ग्राम होगा। आप चूंकि क्या बात कर रहे हो? आप बात कर रहे हो आ, 1 लीटर की, है ना? 1 लीटर की बात करोगे तो अगर मैं दोनों साइड में क्या करूँ, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 ml, 1000 ml वाले वॉल्यूम में कितनी क्वांटिटी आएगी आपकी? 0.6 ग्राम आएगा आपका। 0.6 ग्राम आएगा। यहाँ पे कौन सा आंसर मैच कर रहा है आपका? सी वाला, 8वें का सी। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वेरीज विथ डेंसिटी डी इज। तो हम जानते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है हमारी, हम जानते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है किसी भी आइडियल गैस के लिए, उसका इक्वेशन क्या होता है? √3RT/m। हम यही जानते हैं, है ना? अब चूंकि मुझे ये भी बात पता है अच्छी तरीके से कि अब इसे मुझे किस तरीके से चेंज करना है। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वेरीज विथ डेंसिटी। अब मुझे डेंसिटी यहाँ पे किसी तरीके से टर्म में मुझे क्या लाना है? डेंसिटी लानी है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम होता है ना? अच्छा, हम जानते हैं कि वेपर डेंसिटी मोलिकुलर मास इक्वल टू क्या होता है? वेपर डेंसिटी बाई 2। इस तरीके से अगर हम बात करो तो मोलिकुलर मास इक्वल टू वेपर डेंसिटी बाई 2, D/2। एम के जगह पे हम क्या रख दें? अगर D/2 रख दें,
यहाँ पे, तो हमारा काम बन सकता है। तो Vrms इक्वल टू हो जाएगा आपका √3 RT अपॉन एम। अब एम के जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, D/2। तो हमारा हो जाएगा √6 RT अपॉन डी, यानी वी आर एम एस आर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू √1 अपॉन डी। √1 अपॉन डी। करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है आपका, 9 का डी, है ना। हम जानते हैं कि जो मोलिकुलर मास होता है किसी भी गैस का, जो मोलिकुलर मास होता है वह होता है वेपर डेंसिटी बाई 2। कुछ नहीं करना है, मोलिकुलर मास की जगह पे हमें क्या रख देना है, वेपर डेंसिटी के टर्म में। मोलिकुलर मास को हमको वेपर डेंसिटी के टर्म में रख देना है इस इक्वेशन में, और आसानी से इस तरीके से हमारा आ जाएगा √6 RT अपॉन डी। अब इस डी को मुझे क्या क्योंकि Vrms और डी में मुझे रिलेशनशिप बताना है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी वह यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, √1 अपॉन डेंसिटी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इच। कह रहा है कौन सा इक्वेशन इसमें में से होगा जो सही सही आपका प्लॉट को रिप्रेजेंट करेगा। प्लॉट किसके किसके, प्लॉट जो है आपका, जो ग्राफ बनाया गया है वह किसके किसके बीच में बनाया गया, तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। और कह रहा है कि एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी आपका जो प्रेशर है 1 ATM है और इसको कांस्टेंट कर दिया गया है। तो मुझे एक बात अच्छे से पता है क्या, कि अगर आप बात करते हो, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो तो हमें पता है कि वॉल्यूम जो होता है वह टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, बढ़ता है। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वह टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, बढ़ता है, एट कांस्टेंट प्रेशर। मुझे तो ये पता है। ठीक है। अब चूंकि अब आइडियल गैस की बात करते हो तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, एनआरटी लगा सकते हैं, ये आइडियल गैस के लिए लागू होता है इक्वेशन, है ना। अब चूंकि प्रेशर क्या है आपका, 1 ATM रख दिया गया है। प्रेशर अगर 1 ATM रख दोगे तो यहाँ पे 1 ATM अगर आप रखते हो, प्रेशर तो कांस्टेंट है, और कितना बोल रहा है प्रेशर आपका, प्रेशर बोल रहा है 1 ATM, तो वॉल्यूम इक्वल टू आपका एन, क्योंकि एक मोल की बात कर रहा था तो एन इक्वल टू 1 हो गया। आर, अब आर की वैल्यू आपको लीटर एटीएम में रखनी है, तो 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। और यहाँ पे टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में होगा। इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको, अगर टेम्परेचर मान लो बाई चांस आप कितना रख देते हो टेम्परेचर, अगर आप 0 केल्विन टेम्परेचर क्या रखते हो आप, 0 केल्विन रखोगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, है ना। टेम्परेचर अगर आप, अगर टेम्परेचर आप कितना रखते हो, 273 केल्विन रखते हो, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, रुक जाओ पहले आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छे से लिखो। 1 ATM मल्टीप्लाई बाई वी इजकल टू 1 पर मोल पर केल्विन इंटू 273 केल्विन। अब केल्विन केल्विन यहाँ से हट गया, है ना। यहाँ पे आप 1 मोल की बात करें तो मोल से मोल यहाँ से हट गया, है ना। यहाँ पे एटीएम था, एटीएम हट गया। अब यहाँ पे वॉल्यूम जो आपका आएगा वह कितना आएगा आपका, 22.4 लीटर आएगा, 22.4 लीटर आएगा, है ना। अब चूंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम, और यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर आ रहा है आपका, किस टेम्परेचर पे, टी इक्वल टू 273 केल्विन पर।
है ना। अभी बात किया कि वॉल अगर मैं बात करूं वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करूं, तो वॉल्यूम आपका बढ़ेगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, है ना। यानी आपका जो ग्राफ बनेगा वह क्या होगा, ये अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये वाला ग्राफ सही हो सकता है आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहाँ पर भी यही हाल है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। बात सही है ना। और यहाँ पे तो आपका घट रहा है, तो ये तो आपका गलत है। टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम नहीं घटेगा, ये तो गलत हो गया आपका। हाँ, आप दो 373 केल्विन पे आप निकाल के देख सकते हो कितना आ रहा है, तो हम एक बार निकाल के देखते हैं। 373 केल्विन पे वॉल्यूम कितना आ रहा है। तो वॉल्यूम इजकल टू आपका क्या था, 0.0821 इंटू 373, है ना। अब यहाँ से अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेटर का हेल्प ले, तो मेरा क्या बनेगा एक बार देख लेते हैं हम, है ना। एक बार हम देख लेते हैं, 0.0821 मल्टीप्लाई बाई 373, आपका 30.6 कितना आ रहा है आंसर। आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है 30.6233 लीटर, यही आएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे देखो 30, ये वाला 30 है, ये वाला आपका 28 है, गलत हो गया। ये आपका कितना है, ये आपका है कितना, 38 हो गया, ये भी गलत हो गया। 38 वाला भी गलत है, 30 वाला सही है ना। क्योंकि 373 केल्विन पे कितना होगा आपका, 373 केल्विन पे जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 30.6। तो सही आंसर होगा सी वाला। तो हमने देखा इस क्वेश्चन को भी हमने किस तरीके से डील किया, है ना। कुछ नहीं करना था, आइडियल गैस इक्वेशन लगाना था, प्रेशर आपका दिया ही गया था 1 atm, टेम्परेचर इक्वल टू आप अगर 273 रखते, तब जो वैल्यू आती वॉल्यूम की वो आती 22.4 लीटर। और अगर आप टेम्परेचर 373 रखते तो वॉल्यूम जो आता वो आपका आता 30.62। इस ग्राफ से हमें पता चल गया, है ना, कि कौन सा ग्राफ सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन क्या होता है, घटता है, डिक्रीज करता है। तो सही आंसर होगा आपका बी वाला, है ना। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 12 कि पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर टेक्स प्लेस बिकॉज, तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में, तो पीवी इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, पीवी इक्वल टू एन आर टी, हम लोग जानते हैं, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। अब अगर मैं बात करूं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में, जिसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेड इक्वल टू होता है पीवी अपॉन एन आर टी। यहाँ पे जेड क्या है, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या बताता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बताता है कि किसी भी गैस को किस हद तक कंप्रेस किया जा सकता है। पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हो गया आपका, यहाँ पे जो जेड की वैल्यू होगी वह क्या होने वाली है, तो जेड की वैल्यू आपकी जो होगी वह ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव। और निगेटिव डेविएशन का मतलब जेड लेस देन 1, ये निगेटिव डेविएशन के लिए। और जब कोई गैस आइडियल गैस का बिहेवियर नहीं शो करता है, इसका मतलब हुआ कि अभी जो इक्वेशन हमने लिखा है ये उस गैस के लिए है जो हर टेम्परेचर पे और हर प्रेशर पे बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। और जो गैस हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पे चार्ल्स चार्ल्स लॉ और बॉयस लॉ को फॉलो नहीं करता है, ऐसे गैस को हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल गैस या रियल गैस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब चूंकि अगर जेड की वैल्यू 1 हो गई, तो हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा गैस है वह आइडियल गैस है। और जेड की वैल्यू अगर 1 नहीं हुई, जेड इजकल टू नॉट 1,
तो हम लोग बोलते हैं कि हमारी जो गैस होगी वह आइडियल गैस नहीं होगी, वह बल्कि क्या होगी, रियल गैस होगी। अब रियल गैस के साथ दिक्कत ये है कि रियल गैस हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पे आपका बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। अब उसमें भी दो केस बन सकता है आपका, हो सकता है जेड की वैल्यू वो एक से कम हो, और हो सकता है जेड की वैल्यू एक से ज्यादा हो। इसी के आधार पे गैस जो होती है, जो गैस होता है वह आइडियल गैस से या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है। पॉजिटिव के केस में क्या होता है, जेड की वैल्यू वन ग्रेटर देन वन होता है। ग्रेटर देन वन का मतलब हुआ कि पीवी बाई एन आर टी की जो वैल्यू होती है वह क्या हो जाता है आपका, यह एक से ज्यादा हो जाता है। अगर एक से ज्यादा पीवी बाई एनआरटी की वैल्यू अगर एक से ज्यादा है तो हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और अगर आपका पीवी बाई एनआरटी की वैल्यू अगर एक से कम है तो हम लोग बोलते हैं निगेटिव डेविएशन। ये तो हमने समझा, है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर टेक्स प्लेस। क्यों होता है, कोई भी गैस पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करती है फ्रॉम आइडियल गैस, तो उसके पीछे ये है कि, अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि देखो दो टर्म है आपका, एक प्रेशर टर्म है, एक वॉल्यूम टर्म है ना। तो हम जानते हैं प्रेशर और वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, प्रेशर और वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, तो मुझे पता है कि प्रेशर बढ़ने पर वॉल्यूम क्या होता है, घटता है। लेकिन जिससे, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रेशर बढ़ने पे वॉल्यूम घट रहा है, लेकिन जिस तेजी के साथ में अगर प्रेशर बढ़ रहा है उसी तेजी के साथ वॉल्यूम अगर ना घटे, बात कुछ दूसरी हो जाएगी, है ना। अगर मान लो प्रेशर जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी तेजी से अगर वॉल्यूम नहीं आकर अगर आपका कम होगा, तो क्या होने वाला है, पी और वी की जो वैल्यू होगी वह क्या होने लगेगी, क्या होने लगेगी, ग्रेटर होने लगेगी, है ना। कांस्टेंट नहीं रह जाएगा, तो पी और वी का जो प्रोडक्ट होगा वह कांस्टेंट नहीं होगा। अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो ऊपर वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी, डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे ही डिस्टर्ब होगी वैसे ही क्या होगा, आइडियल गैस को फॉलो नहीं करेगा। यही होगा ना। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें हमें हमने आइडियल गैस जब पढ़ा था, है ना, जब हमने काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो गैस के मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम होता है वह पूरे कंटेनर के वॉल्यूम की तुलना में क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है, ऐसा हमने पढ़ा था, है ना। लेकिन हमें पता है कि ऐसा नहीं होता। ऐसा तब होता है किसी भी गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पूरे कंटेनर के वॉल्यूम की तुलना में तब नेग्लिजिबल माना जा सकता है जब टेम्परेचर क्या हो, बहुत ज्यादा हाई हो, और प्रेशर क्या हो, बहुत ही कम हो। लेकिन ऐसा नहीं है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। गैस के मॉलिक्यूल का खुद का कुछ न कुछ क्या होता है, वॉल्यूम होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि ये कोई भी गैस जो होती है वह आपकी आइडियल गैस को फॉलो नहीं करती है किसी पर्टिकुलर कंडीशन में। इसीलिए तो बाद में करेक्शन किया गया आइडियल गैस के कॉन्सेप्ट में। वहां पे प्रेशर में भी आपका ये जो गैस, ये जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन में क्या किया गया, करेक्शन किया गया। देखा गया कि हर गैस जो होती है हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पे आइडियल गैस को नहीं फॉलो कर रही है। पता किया गया कि क्यों नहीं फॉलो कर किया जा रहा है, कोई भी गैस आइडियल गैस को क्यों नहीं फॉलो कर रही है। तो पता चला कि नहीं भाई, यहाँ पे कुछ कमी है ना, कुछ ड्रॉबैक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में। वहां पे प्रेशर में करेक्शन किया गया और वॉल्यूम में करेक्शन किया गया। तो ऐसा ही आपका कोई भी गैस आइडियल गैस से पॉजिटिव डिविएशन इसलिए शो करता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एटम का जो फाइनाइट साइज ऑफ एटम, यानी एटम का खुद में, एटम जो होते हैं गैस के, वो उनका खुद न कुछ क्या होता है, वॉल्यूम होता है, और वो कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना, उनको नेग्लिजिबल नहीं माना जा सकता। तो सही आंसर होगा 12 का 3। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है कि द रूट मीन, अच्छा पूरा मैं थोड़ा सा एक बार क्या कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ ताकि हमको, अब, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 है कि द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ वन मोल ऑफ एन मोनोएटॉमिक गैस हैविंग मोलिकुलर मास m इज URMS। द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी E ऑफ गैस एंड URMS। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, यहाँ पे बोल रहा था कि मान लीजिए कि आपका क्या है, कोई
एडि कोई आपकी मोनो एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक क्या है? गैस है। अब मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है। अब इस मोनो इसका क्वांटिटी कितनी है? मोनो एटॉमिक गैस की 1 मोल। कितना है? 1 मोल, है ना। कह रहा है द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस हैवी मोलिकुलर मास m। और इस गैस का जो मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास है, वह कितना है भाई? कैपिटल M बता रहा है। हमें पता है कि किसी भी गैस का जो आरएमएस वेलोसिटी होती है, किसी भी गैस के लिए जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है गैस मॉलिक्यूल के लिए, वह कितनी होती है? √3 RT/m होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। और हमें ये अच्छे तरीके से पता है भी, किसी भी 1 मोल गैस के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती किसी भी गैस के लिए जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आती है, वह कितनी आती है? 3 बाई। अब चूंकि मोनोटॉमिक है, कैसी है? मोनोटॉमिक। तो मोनोटॉमिक गैस देखो, अब मोनोटॉमिक गैस है तो ये जो गैस होगी, केवल ट्रांसलेशनल मोशन तो कर नहीं सकती, वाइब्रेशनल मोशन तो कर नहीं सकती, केवल क्या करेगी आपकी? न तो ट्रांसलेशनल मोशन करेगी, सॉरी रोटेट ना तो रोटेशनल मोशन करेगी, ना तो रोटेशनल मोशन करेगी, ना तो वाइब्रेशनल मोशन करेगी। केवल और केवल क्या करेगी? ट्रांसलेशनल मोशन कर सकती है। और एक गैस या तो एक्स एक्सिस के अलोंग आपका मोशन कर सकता है, या तो वाई एक्सिस के अलोंग कर सकता है, या तो जेड एक्सिस के अलोंग रोटेशन कर सकता है। तो अगर हम लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन थ्योरी को अगर मैं अप्लाई करूं, तो मुझे पता है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन क्या बोलता है। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये क्या बोलता है? ये कहता है कि गैस के लिए किसी भी गैस के लिए जो एनर्जी होती है, वह सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होती है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और आपका जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, वह कितना कंट्रीब्यूट करता है? ½ RT, है ना। और रोटेशनल मोशन के लिए, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वह कितना होता है आपका? वो भी आपका ½ RT होता है। और वाइब्रेशनल मोशन के लिए, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कंट्रीब्यूट करती है आपकी? RT एनर्जी कंट्रीब्यूट करती है। क्योंकि यहाँ पे कितने इस ये जो एटम है, या एटम कितने एक्सिस में आपका, किस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी रोटेट ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है, वाई एक्सिस के भी और जेड एक्सिस के। यानी यहाँ पे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब हो गया कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को कितनी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो यहाँ पे 3 तरीके से अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है ना। ट्रांसलेशनल मोशन करके, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस। यानी यहाँ पे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारी जो एनर्जी निकल के आएगी वो आएगी 3/2 RT। यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा मोनोटॉमिक गैस के लिए? 3/2 RT, है ना। अब RT की वैल्यू अगर मुझे बात करूं, तो RT इक्वल टू हो जाएगा 2E/3। URMS इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3/m। और RT की वैल्यू हमने क्या बताया? RT की वैल्यू हमने बताया 2E/3। तो 3 से 3 कट गया आपका, और यहाँ पे आ गया 2E/m। तो URMS इक्वल टू क्या है आपका? 2E/m। सही आंसर आएगा सी बार। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, बट हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो था, ये लॉ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, ये जो कॉन्सेप्ट आता है, ये कॉन्सेप्ट आपका 12th में नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपका है BSc थर्ड ईयर में, है ना। उस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे अप्लाई किया, और हमारा आसानी से, और सिंपली आप एक चीज याद रख सकते हो, किसी भी गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, किसी भी गैस की, वह होती है, किसी भी गैस की क्या मतलब, मोनोटॉमिक गैस के लिए, तो मोनोटॉमिक गैस के लिए होती है 3/2 RT, है ना। इस तरीके से एक क्वेश्चन आप सिंपली याद रखो, रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है, डेरिवेशन नहीं करना पड़ेगा आपको।